प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको म्यूचुअल फंड की आउटलाइन बताई थी, जिसका सेकंड पार्ट है ये, मतलब म्यूचुअल फंड टर्मिनोलॉजीज। म्यूचुअल फंड में आपको एंट्री करने के लिए या फिर म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करने के लिए किन किन फाइनेंस की टर्म्स को पता होना चाहिए। आइए आज उनके बारे में डिटेल में बातें करेंगे और आज हम उन सारी टर्म्स को जानेंगे मेक इन्वेस्टमेंट ईजी के मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां इन्वेस्टमेंट की जर्नी को ईजी किया जाता है। मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड टर्मिनोलॉजी के बारे में। पहली टर्मिनोलॉजी है AMC, मींस इसका फुल फॉर्म होता है असेट मैनेजमेंट कंपनी। असेट मैनेजमेंट कंपनी कौन होती हैं, क्या करती हैं और कैसे वो वर्क करती हैं। असेट मैनेजमेंट कंपनी को लीगली ऑथराइज किया जाता है सेबी के द्वारा कि वो आपका पैसा मैनेज कर सकें, और वो ही एक अच्छा फंड मैनेजर रखती हैं, एक या दो, जिससे वो इन्वेस्ट करवाती हैं। मींस असेट मैनेजमेंट कंपनी को आप अपना पैसा देते हैं और उसके बाद फंड मैनेजर उन पैसे को वाइसली अच्छे रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करता है। जैसे कि आपने देखा होगा मार्केट में काफ़ी सारी असेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। असेट मैनेजमेंट कंपनीज का काम क्या होता है? इन्वेस्ट करना, रिसर्च करना, कंप्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट करना, परफॉर्मेंस शो करना, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के SBI सिक्योरिटीज, एक्सिस सिक्योरिटीज, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और हाल ही की हैं दो जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, दो या तीन। कैनरा रोबेको असेट मैनेजमेंट कंपनी, ग्रो हो गया और जीरोदा हो गया, और यहाँ पर अब स्टॉक हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ आपको असेट मैनेजमेंट कंपनी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा कि असेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पर, जो कि है असेट अंडर मैनेजमेंट। मीन्स जितना भी असेट आपका मैनेज किया जा रहा है, कहने का मतलब यह है कि कोई भी असेट मैनेजमेंट कंपनी टोटल कितना फंड मैनेज कर रही है, उसे कहते हैं हम असेट अंडर मैनेजमेंट। असेट अंडर मैनेजमेंट से ही हम पता कर सकते हैं कि वो AMC कितनी अच्छी है या फिर कितनी सक्सेस हुई है, या फिर आप कह सकते हैं कि उस कंपनी का साइज कितना है। मींस असेट मैनेजमेंट कंपनी का साइज कितना है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे AUM दो तरीके का होता है। पहला होता है डिस्क्रिशनरी, सेकंड होता है नॉन डिस्क्रिशनरी। जो डिस्क्रिशनरी होता है उसमें क्लाइंट की एडवाइस पर फर्म खुद डिसीजन लेती है, जबकि नॉन डिस्क्रिशनरी में क्लाइंट को सिर्फ सजेशन दिया जाता है और फिर क्लाइंट के ऊपर रहता है वो उस सजेशन को मानता है कि नहीं मानता। थर्ड नंबर की टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे फंड मैनेजर। फंड मैनेजर वो होते हैं जो आपके पैसे को मैनेज करते हैं। फंड मैनेजर को अपना खुद का परफॉर्मेंस अच्छा दिखाने के लिए आपके फंड में जो भी आप फंड लगा रहे हैं उसमें एक अच्छा रिटर्न लाके देना पड़ता है। अगर वो रिटर्न नहीं लाके देते हैं तो जॉब भी फंड मैनेजर की जाती है। तो ज़्यादा रिस्की फंड मैनेजर जिस जॉब पे बैठा है वो फंड मैनेजर की जॉब होती है। चूंकि फंड मैनेजर काफ़ी एडवांस और फाइनेंस के कोर्स करके बैठे हैं या फिर काफ़ी एडवांस लेवल पे फाइनेंस की एजुकेशन लेके बैठे हैं, तो वो वाइसली आपके पैसे को इन्वेस्ट कर पाते हैं और उनका दिन भर काम यही रहता है कि कैसे पैसे को मैनेज किया जाए। अब यहाँ पर फंड मैनेजर भी तरह तरह के हो सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड मैनेजर, हेज फंड मैनेजर, पेंशन फंड मैनेजर, प्राइवेट इक्विटी फंड मैनेजर, वेंचर कैपिटल फंड मैनेजर। और इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को जाने तो उसके भी अलग तरीके के फंड मैनेजर हो सकते हैं, जैसे कि एक्टिव फंड मैनेजर, पैसिव फंड मैनेजर, इंडेक्स फंड मैनेजर, एक्सेट्रा। टर्मिनोलॉजी नंबर 4 है म्यूचुअल फंड यूनिट्स। म्यूचुअल फंड यूनिट्स क्या होती हैं? आप इनको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक शेयर लिया, दो शेयर लिया, तीन शेयर लिया, उसी प्रकार से एक यूनिट ली, दो यूनिट ली, 100 यूनिट ली, तो आप मान सकते हैं एक शेयर के बराबर एक यूनिट हो गई। ये यूनिट जो होती है म्यूचुअल फंड यूनिट, ये उस असेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा ही निकाली जाती है। जब स्टार्टिंग में कोई NFO आता है, NFO के बारे में हम आगे भी बात करेंगे, जब स्टार्टिंग में कोई NFO आता है तो वो 10 रुपए की फेस वैल्यू देता है और उस पे आपको एक यूनिट देता है, और धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे जैसे उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपको यूनिट एलोकेट होती जाती है उसके मल्टीपल में। अब आती है NAV। NAV की फुल फॉर्म होती है नेट असेट वैल्यू। नेट असेट वैल्यू मतलब उस यूनिट की पर्टिकुलर की, जिसकी हमने अभी बात करी थी, उस यूनिट की उस टाइम पे प्राइस क्या चल रही है। जैसे स्टॉक की प्राइस चलती है उस वक्त की पर्टिकुलर टाइम की, तो उसी प्रकार से यूनिट्स की प्राइस चलती है उस दिन की, क्योंकि यूनिट्स रात में 9 बजे डिसाइड होती हैं कि उस यूनिट की प्राइस क्या आई है। तो उसी प्रकार से होता है नेट असेट वैल्यू। अगर शेयर के बारे में लेकर चलते हैं तो वो करंट मार्केट प्राइस कहलाती है, और अगर यूनिट के बारे में लेकर चलते हैं तो वो नेट असेट वैल्यू कहलाती है। इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी जान लेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि मुझे कैसे कोई म्यूचुअल फंड को लेना है। आगे हम टर्मिनोलॉजी के बारे में कंटिन्यू करेंगे, और टर्मिनोलॉजी नंबर 6 है कट ऑफ टाइम। आखिर कट ऑफ टाइम क्या होता है? जब भी हम म्यूचुअल फंड का कोई ऑर्डर लगाते हैं
तो हम अगर 3 बजे से पहले वो ऑर्डर लगा देते हैं तो आपको सेम डे की यूनिट मिल जाएंगी, और अगर 3 बजे के बाद का ऑर्डर लगाते हैं तो आपको नेक्स्ट डे की यूनिट मिलेंगी। इसका मतलब है हमारे यहाँ पे इंडियन मार्केट में 3 बजे का टाइम कट ऑफ टाइम है। तो समझ गए होंगे आप कट ऑफ टाइम क्या होता है। टर्मिनोलॉजी नंबर 7 है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो वो फीस होती है जो वो असेट मैनेजमेंट कंपनी आपसे लेती है अपने पेमेंट्स या फिर ड्यूज को देने के लिए। जैसे कि फंड मैनेजर की सैलरी उसमें से डिसाइड होती है, मैनेजमेंट के काम उसमें से डिसाइड होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन की फीस भी उसमें से होती है, और अदर एक्सपेंसेस। और एक्सपेंस रेशियो कितना हो सकता है? अगर इंडेक्स फंड की बात करें तो इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो हो सकता है 0.05 से 0.5, मींस 0.05% से आधा % तक आपका एक्सपेंस रेशियो हो सकता है। जबकि और किसी तरह के फंड हो जो इंडेक्स फंड ना हो, उनमें एक्सपेंस रेशियो जनरली 0.5 से 2% तक होता है। अब हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजी नंबर 8 की, जो कि है एग्जिट लोड। असेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती हैं? एग्जिट लोड लगा देती हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट उनके हिसाब से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, जैसे कि 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, और जैसे ही वो अगर उस पीरियड से, स्पेसिफिक पीरियड से पहले आप उस पैसे को निकालेंगे तो उस पर आपको 1% या 2% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। मींस अगर आप उस ड्यूरेशन में से पहले पैसा निकालते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी की बात को न मानकर, तो आपको दोनों तरफ से लॉस होगा। एक तो इन्वेस्टमेंट का लॉस होगा और एक आपको एग्जिट लोड भी पे करना पड़ेगा। अब हम एक और टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे जिसका नाम है लॉक इन पीरियड। कई म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जिनमें लॉक इन पीरियड होता है, मतलब आप उस पीरियड के दौरान आप अपने म्यूचुअल फंड को सेल नहीं कर सकते। जैसे कि ELSS में यही कॉन्सेप्ट है। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है, उनमें आप 3 साल से पहले किसी भी हाल में सेल नहीं कर सकते, क्योंकि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए वो वाले से म्यूचुअल फंड है जिनसे आप इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हैं और ATC में छूट भी पा सकते हैं। टर्मिनोलॉजी नंबर 10 है रिडेम्पशन या फिर रिडीम या फिर एग्जिट। तीनों चीजों का एक ही मतलब है, रिडेम्पशन, रिडीम, एग्जिट का, कि अपने म्यूचुअल फंड को सेल कर देना। फाइनेंस के टर्म में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन इन सब चीजों का एक ही मतलब है। इसके लिए हमें किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाना है और वहां पे रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डालनी है, और 2 से 3 दिन में रिडेम्पशन रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है और उसके बाद सारा पैसा आपके खाते में आ जाता है। टर्मिनोलॉजी नंबर 11 NFO। NFO का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। जैसे IPO आते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, किसी स्टॉक को सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट कराने के लिए, उसी प्रकार से NFO आते हैं म्यूचुअल फंड को सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट कराने के लिए। और आपको पता ही होगा कि IPO कब आते हैं? जब मार्केट बुल रन में होता है या फिर बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न दे रहा होता है तो ही IPO आते हैं। सेम NFO का भी कॉन्सेप्ट है, जब मार्केट अच्छा चल रहा होता है, जैसे अभी, या फिर उस पर्टिकुलर सेक्टर का बूम चल रहा होता है, जैसे कि अभी चल रहा है EV का, तो EV के इतने सारे ढेर सारे NFO आए हैं। इवन दो ग्रो जैसी असेट मैनेजमेंट कंपनी जो नई बनी है अभी, उसने भी अपना EV का NFO लॉन्च किया था। कभी भी ऐसे टाइम पर NFO नहीं लेने चाहिए, और NFO में तो पैसा लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमको ट्रैक करना है पास्ट रिकॉर्ड और पास्ट परफॉर्मेंस। तो उसके लिए जरूरी हो जाता है आप ऐसे म्यूचुअल फंड को लें जो 10 से 20 साल तक लगातार चलते आ रहा है और उसने परफॉर्मेंस अच्छी दी है और एक्सपेंस रेशियो कम है। अब हम बात करते हैं कैपिटल गेन्स। ये भी एक म्यूचुअल फंड की टर्मिनोलॉजी है जिसमें कैपिटल गेन के बारे में बताया गया है। आखिर कैपिटल गेन क्या होते हैं? कैपिटल गेन का सीधा सा मतलब है प्रॉफिट। जितना आपने, जैसे 1 लाख के रुपए आपने म्यूचुअल फंड खरीदे और वो 5 साल में 2 लाख हो जाते हैं, तो यहां पर जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना है वो कहलाएगा कैपिटल गेन। अगर वो कैपिटल गेन 1 साल से कम पीरियड में होता है तो वो कहलाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगर वही गेन आपका 1 साल से ऊपर होता है तो वो कहलाता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आपको पता होगा पिछले सरकार ने पिछले बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्सेस बढ़ाकर 10% से 12.5% कर दिए और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 20% तक ले गए हैं। अब हम बात करेंगे एक और टर्मिनोलॉजी जिसका नाम है बेंचमार्क। बेंचमार्क आखिर क्या होता है? मान लीजिए, सपोज कीजिए कोई फंड मैनेजर आपके लिए कोई म्यूचुअल फंड लेता है, तो म्यूचुअल फंड को किसी से तो कंपेयर करेंगे, तो उस जिस चीज से म्यूचुअल फंड को कंपेयर करेंगे वो कहलाता है बेंचमार्क। फॉर एग्जाम्पल, आपने लार्ज कैप का कोई म्यूचुअल फंड ले लिया। आपने जैसे ही लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड लिया तो या तो उसको कंपेयर किया जाएगा निफ्टी 50 से, या फिर उसको कंपेयर किया जाएगा सेंसेक्स से। और अगर निफ्टी 50 से उसे कंपेयर किया जाता है तो निफ्टी 50 उसके लिए बेंचमार्क का काम करेगा। आपने न्यूज में भी सुना होगा कि उस फंड मैनेजर, फलाना फंड मैनेजर ने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया। इसका मतलब यही है और कुछ भी नहीं है। एक बेंचमार्क बना दिया जाता है कि आप इस बेंचमार्क को फॉलो करेंगे। तो अगर
कभी ऐसा होता है कि उस पर्टिकुलर ईयर में निफ्टी ने अगर -1% का रिटर्न दिया है और आपके फंड मैनेजर 1% का रिटर्न दिया है तो ये काफी अच्छा रिटर्न माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपका फंड मैनेजर बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है। एक और टर्म के बारे में हम बात करते हैं जिसका नाम है पोर्टफोलियो टर्नओवर। इसका मतलब यह है कि एक साल में उस फंड मैनेजर ने पोर्टफोलियो में से कितने स्टॉक की अदला बदली करी। मींस सपोज कीजिए आपके पास 10 स्टॉक हैं, उस फंड मैनेजर के पास 10 स्टॉक हैं, उन 10 में से उसने एक स्टॉक को एक साल में निकाला, मीन 10% उसने टर्नओवर को चेंज किया। तो इसका कहने का मतलब है इसमें अगर बहुत ज्यादा मात्रा में अगर स्टॉक को निकाला जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं माना गया है। मैक्सिमम 10 to 20% अगर होता है पोर्टफोलियो टर्नओवर तो ओके, अदरवाइज आपको ऐसे फंड को नहीं लेना चाहिए। अब बात करेंगे हम एक और टर्मिनोलॉजी के बारे में जो कि है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान। जब कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करते थे तो क्या होता था, तब ये होता था कि म्यूचुअल फंड कंपनीज को, जैसे कोटक म्यूचुअल फंड कंपनी है, सपोज कीजिए एग्जांपल ले रहा हूँ, प्लीज ऐसा कोई भी मैं किसी भी कंपनी की वो नहीं कर रहा प्रमोशन वगैरह, तो प्लीज इसे एग्जांपल ही समझिएगा, ठीक है। सपोज कीजिए कोई एएमसी है कोटक सिक्योरिटीज, तो कोटक सिक्योरिटीज क्या करेगी, अब अपने म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर रखेगी पूरे इंडिया में, जिससे कि वो म्यूचुअल फंड को सेल कर पाए, ठीक है। उसके बाद होगा ये कि वो म्यूचुअल फंड को सेल कर रहे हैं तो 1% तो वहां देना पड़ेगा उनको, और खुद की कमाई के लिए भी एक्सपेंस रेशियो के रूप में 1% देना पड़ेगा। तो जो भी रेगुलर प्लान होते हैं उनमें सिंपल सी बात है एक्सपेंस रेशियो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं बेच रहे हैं। जैसे ही ऑनलाइन आया वैसे ही सेबी ने कहा कि ये सारे म्यूचुअल फंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी प्रोवाइड कराइए, जिससे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इजीली रिमूव हो जाएंगे, और हुआ भी यही। और उनके जितने भी वो थे एक्सपेंस रेशियो वो काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन जो पुराने चले आ रहे हैं उनको म्यूचुअल फंड रेगुलर ग्रोथ बोलते हैं, और जो नए बने हैं उनको बोलते हैं म्यूचुअल फंड डायरेक्ट। और आपको हमेशा म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ ही लेना चाहिए, क्योंकि उसमें पैसा आपका डायरेक्टली लगा हुआ है और बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह कुछ नहीं है। एक और छोटी सी टर्मिनोलॉजी निकल के आती है एसआईपी और लमसम। लमसम का मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे सपोज कीजिए आप कोई नौकरी कर रहे हैं, उस नौकरी में आपको बोनस मिलता है या फिर इंसेंटिव आता है, तो वो एक साथ आता है, तो उसे कहते हैं हम लमसम। और एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मींस सिस्टमेटिकली आपको पैसा मिलते जा रहा है, जस्ट लाइक सैलरी। सैलरी में क्या होता है, हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, तो सिस्टमेटिकली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। समझ गए ना आप ये चीज को। तो उसी प्रकार से सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। छोटे छोटे अमाउंट में आप पैसा लगा सकते हैं, मंथली या फिर ईयरली या फिर क्वार्टरली या फिर वीकली। सबसे बेस्ट रहता है आप मंथली पैसा लगाएं एसआईपी में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में, जिससे क्या होगा कि आपका पैसा धीरे धीरे ग्रो होगा, और एक टाइम पे जब ऐसा टाइम आएगा आपके कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखने लगेगा। पॉइंट नंबर 17 है ग्रोथ एंड IDCW ऑप्शन। ग्रोथ डायरेक्ट ग्रोथ होती है और एक रेगुलर ग्रोथ होती है। डायरेक्ट ग्रोथ में क्या होता है, सारे पैसे को एक्चुअली होता ये है, जब म्यूचुअल फंड कोई कंपनी को खरीदती है, स्टॉक्स को खरीद के पोर्टफोलियो को ही तो म्यूचुअल फंड बनाया जाता है, वो पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक हैं वो भी डिविडेंड देते हैं। अब वो डिविडेंड देंगे तो कंपनी को भी डिविडेंड मिलेगा, जिन लोगों का पैसा इन्वेस्टेड है उनको भी डिविडेंड मिलेगा। तो ग्रोथ वाली टर्म में, डायरेक्ट ग्रोथ वाली टर्म में क्या करते हैं कि उस पैसे को री इन्वेस्ट कर दिया जाता है, मतलब वापस से उस फंड में डाल दिया जाता है और उनको एक्स्ट्रा यूनिट अलोकेट हो जाती हैं। अब यहां पर बात निकल के आती है IDCW, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल। मींस ग्रोथ की तरह ही है, वहां पर डिविडेंड री इन्वेस्ट कर दिया जाता है और यहां पर डिविडेंड को पे आउट कर दिया जाता है, मींस डिविडेंड को दे दिया जाता है। किन लोगों को, IDCW ऑप्शन में वही लोग पैसा लगाते हैं जिनकी एज 50+ हो जाती है, या फिर जो लोग अच्छा खासा पैसा कमा चुके होते हैं और उनको अपने रिटायरमेंट के फंड के लिए पैसा लगाना होता है। इसी प्रकार से मैं म्यूचुअल फंड की सीरीज को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहता हूं और 10 से 12 वीडियोस में लाना चाहता हूं, जिससे कि आप अपने लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में या फिर थर्ड वीडियो में हम देखेंगे म्यूचुअल फंड का क्लासिफिकेशन, कि म्यूचुअल फंड कैसे कैसे डिवाइड किए गए हैं और म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, एक्टिव म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, पैसिव म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। तो प्लीज अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है, या फिर आपको मेरी कोशिश पसंद आ रही है, या फिर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी होगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो ला पाऊंगा। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, जय हिंद।